हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 27 जुलाई को एयरफोर्स का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। अभी तक मुझे इंग्लिश के टोटल 13 क्वेश्चंस मिले हैं, जीके के टोटल क्वेश्चंस मिल चुके हैं और इसके अलावा आज के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स और रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज का पेपर का लेवल क्या था, प्लस कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और साथ ही में दोस्तों जिनका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है, आपको और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करके जाना चाहिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट examgurujob.com पर मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पेपर लेवल की। तो आज का जो सेकंड शिफ्ट है ना, वो काफ़ी इजी आया है इन कंपेयर टू आज के फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में जो है ना काफ़ी लेंदी पूछे गए थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में मैथ्स भी इजी आया है, आपका रीजनिंग भी इजी था, और इंग्लिश में जो आपका ट्रेंड चल रहा था पैसेज का लेवल हाई आने का, वो भी यहाँ पर लो देखने को मिला है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में पूछा गया था कि प्रूडेंट का एंटोनिम क्या होगा। और दोस्तों, ये जो प्रूडेंट वर्ड है ना, वो आपके 24 जुलाई को पहले शिफ्ट में ही पूछा गया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो वोकैब के क्वेश्चंस हैं वो अब धीरे धीरे करके रिपीट होने लग रहे हैं। यहाँ पर जो प्रूडेंट है इसका एंटोनिम होगा दोस्तों अनवाइज या फिर डल, और इसके सिनोनिम पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, जिसका मतलब है दोस्तों इंटेलिजेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि डिसाइड का एडजेक्टिव क्या होगा। आपके 4 ऑप्शंस थे, जिनमें से करेक्ट आंसर है आपका डिसाइडिंग। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आपका डिसाइडेड वर्ड दिया गया था फिर डिसाइडिंग दिया गया था, तो जो भी इन दोनों में से वर्ड है आपका दोनों ही करेक्ट आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया था वंडर का सिनोनिम। दोस्तों, आज मैं जब आपको फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा था तो वहाँ पर भी आपके वंडर का सिनोनिम पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट ना पूछकर पैसेज में वर्ड दिया गया था और उससे पूछा गया था कि वंडर का मतलब क्या है। और फिर से देखो आज सेकंड शिफ्ट में वही वर्ड रिपीट हो चुका है। वंडर का मतलब मैंने आपको बताया था घूमंतु या फिर जो घूमने वाला होता है, तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाएंगे आपके ट्रेवलर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था 4th नंबर इंग्लिश में, फिल इन द ब्लैंक्स का। डज महेश डैश गिटार। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है ना कि आपका जो हेल्पिंग वर्ड डज का यूज किया गया है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी आपका वर्ब का पहला फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम प्ले वर्ड का यूज करेंगे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था मंडे डैश आफ्टर संडे। मंडे कब आता है? संडे के बाद आता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कम्स का, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई फैक्ट दिया हुआ हो, या तो बिल्कुल फैक्ट है ना कि संडे के बाद मंडे आएगा, तो वैसे फैक्ट वाले सेंटेंस में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सो यहाँ पर कम्स वर्ड का यूज किया जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पूछा गया था वन वर्ड वाला, द फिजिकल फीचर ऑफ अ रीजन एज अ होल, यानी कि किसी भी रीजन का जो फिजिकल फीचर होता है इसे हम क्या कहते हैं। तो इसके लिए वन वर्ड यूज किया जाएगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में दोस्तों हम किसी भी प्लेस का उसका फिजिकल फीचर का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था सेलेक्ट करेक्ट स्पेलिंग। सोल्जर का 4 वर्ड दिया गया था और आपको बताना था कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो सोल्जर का करेक्ट स्पेलिंग है SOLDIER। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था 8वां नंबर, रिपेयरमैन का सिनोनिम आपको बताना है। तो दोस्तों रिपेयरमैन का सिनोनिम है टेक्नीशियन, या फिर इसके सिमिलर हो जाएंगे सर्विसमैन। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो कॉन्सेप्ट पर, और इसके अलावा एक आपका पैसेज आया था जीनियस और हार्ड वर्किंग से रिलेटेड। तो टोटल यहाँ पर इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन मुझे मिले थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। इसके बाद मैं जीके का क्वेश्चन करवाता हूँ। तो देखो जीके में फिर से आपका जो करंट अफेयर्स है ना काफ़ी ओल्ड पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक प्लेयर का नाम पूछ लिया गया था लवलीना बोर्गेन, और यह क्वेश्चन था कि वो किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लवलीना बोर्गेन है वे संबंध रखती हैं बॉक्सिंग से। और यहाँ पर इनका नाम क्यों पूछा गया है, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत की तरफ से। सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2020 2021 इस तरह के करंट अफेयर्स अब आगे आने वाले शिफ्टों में आ रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था विंग्स ऑफ फायर, यह किताब किसने लिखा है। दोस्तों यह जो विंग्स ऑफ फायर है ना, यह अब APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है और उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है USB का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस।
इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4th नंबर, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ में स्थित है। दोस्तों यह जो बृहदेश्वर टेम्पल है यह स्थित है आपके तमिलनाडु राज्य में और यह टेम्पल लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अभी हाल ही में पेगासुस सॉफ्टवेयर काफ़ी चर्चा में रहा था और आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। क्वेश्चन आया था कि जो पेगासुस सॉफ्टवेयर है वो किस देश ने बनाया है। अब एग्जैक्ट यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए गए थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह जो पेगासुस सॉफ्टवेयर है वो NSO ग्रुप के द्वारा बनाया गया है और यह आपकी एक इजरायली साइबर आर्म है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में वहाँ पर ऑप्शंस में जो दिए गए हैं वो कंट्री के नेम होंगे तो वहाँ पर इजराइल करेक्ट आंसर है, और अगर डायरेक्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया होगा तो NSO ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। तो देखो एक एडल्ट जो भी बॉडी है उसमें टोटल हड्डियों की संख्या 206 है, यानी कि 206, और बर्थ के समय जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर के अंदर टोटल लगभग 300 हड्डियाँ होती है। धीरे धीरे करके कुछ जॉइंट्स होते चले जाते हैं और लास्टली जब एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी तैयार होता है तो उस समय उसके शरीर के अंदर में 206 हड्डियाँ होती है। इसके बाद फिर से देखो आपका जीके का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कल आपसे पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, वहीं पर मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट भी आप लोग याद कर लेना क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे फिर से देखो क्या पूछ लिया गया कि फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आते हैं। दोस्तों हमारा जो फंडामेंटल राइट है आएगा पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 में। पिछले दिन पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कि किस पार्ट में आता है, तो वो आता है पार्ट 4 में। वहीं पर मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में और इसके आर्टिकल के बारे में भी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। यह जो वर्ल्ड सेंचुरी है स्थित है राजस्थान राज्य में और 1982 में यह इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम अब मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए हैं। मैथ्स में दोस्तों आपके परसेंटेज से आज क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा बोर्डमास रूल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके साथ आपके प्रॉफिट लॉस आए थे, फिर साथ में दोस्तों आप रेशियो स्पीड टाइम आया था। यह क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व भी करवाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यह। इसके बाद आपके जो नन वर्बल आए थे ना रीजनिंग में वो काफ़ी ईजी लेवल के थे, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ईजी था, हाँ ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। लेकिन बाकी के जो पहले के शिफ्ट हो रहे थे उसमें आपकी नन वर्बल वाले क्वेश्चन एक दो ऐसे थे जो काफ़ी टफ लेवल के आए थे। साथ में यहाँ पर एक लड़का और एक महिला को लेकर कुछ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप में से किसी को भी एक क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट में यानी कि मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रीजनिंग का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि प्लेटिनम, सिल्वर, ब्रोंज और जिंक 4 ऑप्शंस थे, आपको बताना था कि इन चारों में से कौन अलग है। तो देखिए अगर प्लेटिनम की बात करें, सिल्वर की बात करें और जिंक की बात करें तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, या किसी भी चीज़ों को मिलाकर नहीं बनाया जाता। लेकिन जो ब्रॉन्ज है यह बनाया जाता है कॉपर और टीन को मिक्स करके। तो इस क्वेश्चन का ब्रॉन्ज जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और मैंने कल ही आपको शायद सेकंड या थर्ड शिफ्ट का जब क्वेश्चन करवाया था तो उस समय रिपीट भी हुआ था क्वेश्चन। उसी समय बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन क्या आया था कि x + 1/x = 2 है, देन x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। कल दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देना है, तो यह हो जाएगा आपका a² + b²। तो इस फॉर्मूले पर निकालते हुए आप यहाँ पर x⁴ तक जा सकते हो। कल वाले क्वेश्चन में x⁴ ही पूछा गया था तो 2 ही स्टेप में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, लेकिन यहाँ पर 64 तक पूछा गया तो काफ़ी लंबा स्टेप होगा। और एयरफोर्स जैसे एग्जाम में आपको एक गलती कभी भी नहीं करनी है क्योंकि वहाँ पर टाइम काफ़ी कम मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्तों x का एक वैल्यू एज्यूम करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो कि x का वैल्यू आपने 0 से कम ले लिया, ठीक है, मान लो 0 से कम लिया, दैट मीन्स कि आपने x का वैल्यू निगेटिव में लिया होगा। और जब आपका x का वैल्यू ही निगेटिव में होगा तो आपका आंसर पॉजिटिव कैसे आएगा, दैट मीन्स कि पहला कंडीशन तो आपका वहीं पर खत्म हो गया। सेकेंड कंडीशन में अगर आप x का वैल्यू 0 ले लेते हो फिर भी आपका कंडीशन सारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है, आपका आंसर नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 लेकर देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर x की जगह 1 लिखोगे प्लस 1/x का क्या लिखोगे 1/1, इसे जोड़ोगे तो आपको क्या मिलता है 2, और आपके राइट हैंड साइड में भी 2 है। दैट मीन्स कि x = 1 जो वैल्यू है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। x का वैल्यू हमने 1 पता कर लिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/64 क्योंकि x की जगह में 1 लिखना है प्लस 1/1⁴। तो दोस्तों अगर 1 का पावर 1 रहे, 1 का पावर 2 रहे, 1 का पावर 64 रहे या 1 का पावर 1000 रहे, वो तो हमेशा एक ही होगा ना। यानी कि यहाँ पर x का पावर 64 है जो एक, तो ये 1 हो जाएगा और इधर भी 1/1 1 हो जाएगा।
इन दोनों को सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो भी आपका 2 ही आने वाला है। तो इस क्वेश्चन में जो x + 1/x का वैल्यू दिया गया था वही आपका यहाँ पर x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को इतना लंबा स्टेप में नहीं सॉल्व करना होता ट्रेडिशनल मेथड से, तब यहाँ पर 2 की जगह कोई और वैल्यू दिया होता और फिर आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करना होता। लेकिन यहाँ पर 2 इसलिए दिया गया है ताकि आप यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका फिर से देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया है। म्यूजिशियन, फीमेल एंड मेल, इन तीनों के बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो म्यूजिशियन क्या है, फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, ये तो क्लियर है। लेकिन मेल और फीमेल इन दोनों में तो कोई चीज़ें कॉमन नहीं हो सकती ना। तो हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम पहले बनाया बीच में म्यूजिशियन का। अब इसके एक साइड में आप मेल रख दो और इसके दूसरे साइड में आप फीमेल रख दो। मेल जो है वो भी आपका म्यूजिशियन के अंदर आना चाहिए और फीमेल भी वो भी म्यूजिशियन के अंदर आना चाहिए। लेकिन और मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो यह मेल है तो ऐसा ना हो कि फीमेल इसके अंदर से होकर आए, इससे बाहर ही होना चाहिए। तो एक इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आपको कहा था ना रेशियो स्पीड एंड टाइम पर एक क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी के स्पीड का रेशियो 3:4 है। यदि ए 20 मिनट ज़्यादा समय लेता है बी से किसी दूरी को तय करने में, तो आपको बताना है कि उसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। क्वेश्चन आपने यहाँ पर समझ लिया। ए और बी है, दोनों के स्पीड का रेशियो दिया गया है 3:4 और एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कवर करने में ए 20 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है बी के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना है कि ए टोटल कितना टाइम लेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि स्पीड ऑफ ए एंड बी है 3 और 4, तो हम इसे मान लेंगे 3x 4x क्योंकि ये दोनों रेशियो में था। अब फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमारा दोनों कंडीशन में सेम होगा, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू टी, यहाँ पर बी इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है ए का 3x है और इंटू टी मान लो कि हम टाइम मान लेते हैं, टाइम हमारा टी है। तो ए जो है वो 20 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पर टी + 20 लिख दिया। और बी का स्पीड है 4x और बी जो है वो टी टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर हमने टी लिख दिया। तो अब इसे सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा 3xt, 3x में टी से मल्टीप्लाई करोगे तो 3xt + 20 इंटू 3x क्या हो जाएगा 60x। इसी तरह से इधर हो जाएगा 4xt। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60x = xt हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3xt है जो इधर आकर 4xt में से माइनस हो जाएगा। तो 60x = xt है, x से x कैंसिल, तो टाइम = 60 हो गया। टाइम किसका था, टी किसका था यहाँ पर दोस्तों, बी का था ना। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा t + 20, यानी कि जो एक टाइम लेगा वो 60 + 20 यानी कि 80 मिनट का समय लेगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 80 मिनट्स। अब यहाँ पर दोस्तों डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट वही आया था एग्जाम में, या फिर मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न था ना वो बिल्कुल ऐसा ही था और लेवल भी इतना ही ईजी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो फिर से क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे आया है परसेंटेज वेस्ट, और यह क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने आपको जब रागा का मॉक टेस्ट करवाया था तो उसमें सॉल्व भी करवाया है, या फिर मैंने परसेंटेज का एक वीडियो अपलोड कर रखा है एयरफोर्स मैथ्स के नाम से, उसमें मैंने अपने नोट्स के थ्रू आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, बी गॉट 32% एंड गेट 42 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, देन फाइंड द पासिंग मार्क्स। यानी कि ए को 20% नंबर मिलता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है, बी को 32% नंबर मिलता है और 42 नंबर वो ज़्यादा लेता है पासिंग मार्क्स से। तो बताना है कि पासिंग मार्क्स क्या होगा। अब यहाँ पर समझो कि अगर ए 20% ला रहा है तो उसको 30 मार्क और चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। मान लो कि x है पासिंग मार्क्स, ए जो है वो 20% लाया, यानी कि फिर भी अभी वो 30 नंबर और दूर है। बी जो है वो 32% लाता है तो वो ज़्यादा ले आ रहा है 42 नंबर, यानी कि x से 42 ज़्यादा ले आ रहा है। तो इस 20 और 32% का जो डिफरेंस हुआ वही हुआ ना इन दोनों का सम, क्योंकि इन दोनों के बीच कितना है 30 + 40 72। तो 20 में से अगर 32 को आप घटाओगे तो यही हमने यहाँ पर लिखा है 32% - 20% इक्वल टू क्या हो जाएगा 12%, और 42 + 30 हो जाएगा 72। तो अगर 12% का वैल्यू इस तरह से समझो, 12% का वैल्यू 72 है तो 1% का वैल्यू 12/72/12 हो जाएगा, और 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर टोटल मार्क्स होगा एग्जाम में 100% का, तो हमने यहाँ पर 100 लिख दिया। 12 से 6 टाइम कैंसिल होगा और 6 × 100 का हो जाएगा 600। दैट मीन्स कि टोटल जो एग्जाम था वो यहाँ पर आपका था 600 नंबर का, क्योंकि 100% क्या है एग्जाम को ही डिनोट करेगा। 600 नंबर का एग्जाम था। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, या तो इसका 32% निकाल के 42 घटा दो, या फिर 20% निकाल के 32 जोड़ दो, तो आपका पासिंग नंबर आ जाएगा। ए को मिला जो भी पासिंग मार्क्स था उसका 20% और वो 30 नंबर से फेल हो जाता है।
तो पासिंग मार्क्स है 600, इसका अगर हम 20% लाते हैं तो हमें मिलता है 120 नंबर, और फेल हो रहे हैं 30 नंबर से, यानी कि 120 में अगर और हम 30 नंबर ऐड कर देते हैं तो हम पास हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जो पासिंग मार्क्स यहाँ पर रखा गया है वो है आपका 150 मार्क्स का। तो इस तरह से दोस्तों एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, और अभी तक मुझे इतने मैथ्स एंड जीके के क्वेश्चन मिले हैं, और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस मिले उनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। बाकी के जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं मैं आगे आने वाले शिफ्टों में उसे कंप्लीट करवाते जाऊँगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में आप इन सारे क्वेश्चंस का PDF भी डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लें, ताकि जब नेक्स्ट वैकेंसी आए तो उस समय आपको प्रिपरेशन करते समय ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी।